हेलो एवरीबॉडी। मैं आज के सेशन में आपके साथ स्टेप डाउन चॉपर डिस्कस करूंगा विथ फ़िल्टर। पिछले सेशन में भी हमने स्टेप डाउन चॉपर ही डिस्कस किया था, लेकिन हमने विदाउट फ़िल्टर डिस्कस किया था। तो आज मेनली हम स्टेप डाउन चॉपर में जो एक्चुअल में प्रैक्टिकली हम यूज़ करते हैं, उसमें हमेशा फ़िल्टर्स लगाए होते हैं, ठीक है? तो आज हम उसी सर्किट को डिस्कस करेंगे स्टेप स्टेप डाउन चॉपर के बारे में। जो हमने पढ़ा था उसी का थोड़ा-सा एक्सटेंशन है। विथ फ़िल्टर हम उसमें फ़िल्टर्स लगा के देखेंगे और फिर देखेंगे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ़ में जब भी चॉपर्स इस्तेमाल किए जाते हैं या कोई सर्किट इस्तेमाल किया जाता है, तो वो एक्चुअल में लोड पे इस्तेमाल किया जा सके, उसके लिए पावर कंडीशनिंग सर्किट लगाई जाती है। उसके वोल्टेज लेवल को, उसके करंट के लेवल को, उसके पावर के लेवल को इस ढंग से बनाया जाता है ताकि उसको लोड के साथ एक्चुअली में इस्तेमाल कर सकें। तो हमने जो फ़िल्टर पिछले सेशन में जो हमने चॉपर पढ़ा था, आप पहला सन डायग्राम अगर आप देखेंगे तो ये वही डायग्राम है जो पिछले सेशन में हमने पढ़ा था। बिल्कुल बेसिक सिंपल सर्किट है। एक वोल्टेज सोर्स है, ये चॉपर लगा हुआ है, स्विच है और ये करंट है और वोल्टेज है। ठीक है? ये फ्री व्हीलिंग डायोड लिखा हुआ है, बनाया हुआ है ताकि जब आपका चॉपर बंद रहेगा तो लोड, यहाँ मैंने रेजिस्टिव लोड दिखा दिया है, लेकिन लोड किसी भी ढंग का हो सकता है, आरएलई हो सकता है। तो उस टाइम पे फ्री व्हीलिंग एक्शन होगा और फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू जो एनर्जी डिसिपेट करेगा लोड अपना, इंडक्टर एनर्जी डिसिपेट करेगा। अब आप दूसरा सर्किट डायग्राम पे ध्यान दीजिए। ये बिल्कुल यही सर्किट है, अगर आप एल और सी को हटा दीजिए। इसी सर्किट में हमने लोड के बीच में और फ्री व्हीलिंग डायोड के बीच में एल और सी को इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये इंडक्टर है और ये एक कैपेसिटर है। इंडक्टर क्या करेगा? इंडक्टर यहाँ रिपल करंट को, डेल्टा आईएल को कम करता है, ठीक है? जो करंट आ रहा होगा वेवफॉर्म, उसमें रिपल्स आते हैं, उस रिपल्स को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है। सिमिलरली जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर इस वजह से है ताकि जो रिपल्स इन द वोल्टेज है उसको मिनिमाइज़ कर सके। आप इसको डेल्टा वी लिख दीजिए। रिपल्स इन द वोल्टेज को मिनिमाइज़ करेगा, यानी कांस्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज देने की कोशिश करेगा। कैपेसिटर का काम है कांस्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज देना और इंडक्टर का काम है करंट वेवफॉर्म को स्मूथ करना, करंट में मौजूद रिपल्स को हटाना। आप इसको दूसरे ढंग से आसान ज़बान में समझ सकते हैं, कैपेसिटेंस के फॉर्म में देखिए, ठीक है? अगर हम डीसी सर्किट की बात, सबसे पहले आप डीसी सर्किट की बात की, तो डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0 हो जाएगी। तो अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफ़ाइनाइट हो जाएगी आइडियली देखा जाए तो, ठीक है? तो इनफ़ाइनाइट होने का क्या मतलब है कि ये डीसी के लिए कैपेसिटर वाला ब्रांच जो सेक्शन है, वो ओपन सर्किट दिखेगा। जैसे ही ये डीसी के लिए अगर ओपन सर्किट दिखेगा, इसका मतलब है डीसी कैपेसिटर होकर नहीं जाएगा, टोटल के टोटल लोड के क्रॉस होकर जाएगा और टोटल आउटपुट वोल्टेज जो आपको मिल रहा होगा, वो क्या मिलेगा? डीसी। लेकिन अगर एसी है, ठीक है? क्योंकि हम रिपल्स का मतलब जैसे मान लीजिए यही है, इसके अंदर फ्लक्चुएशन है। तो ये जो एसी बिहेवियर है इसके अंदर, अगर इसी पर चले जाएँ तो इसकी कुछ फ़ाइनाइट वैल्यू होगी, ठीक है? और सी की वैल्यू को इतना हाई रखते हैं हम, जितना ज़्यादा आप कैपेसिटेंस की वैल्यू को बढ़ाकर रखेंगे, एक्ससी की वैल्यू उतनी कम होगी। अगर एक्ससी की वैल्यू उतनी कम होगी, इसका मतलब क्या है? ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा, यानी मिनिमम रेजिस्टेंस, मिनिमम इम्पीडेंस प्रोवाइड करेगा। तो एसी कंपोनेंट जो है वो कैपेसिटेंस के क्रॉस होके चला जाएगा, बाईपास कर देगा उसको, वो लोड में नहीं जाएगा। इस ढंग से यहाँ कैपेसिटर हेल्प करता है कांस्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज अचीव करने में, ठीक है? हमने जिस ढंग से पिछले सेशन में देखा था कि स्टेप डाउन चॉपर में हम एक बार कंसीडर कर रहे थे चॉपर जब हमारा टर्न ऑन था और दूसरा पीरियड जब हमारा चॉपर टर्न ऑफ था। हम इसी ढंग से इस सर्किट का भी एनालिसिस करेंगे और फिर हम देखेंगे। तो पहला केस हमने मान रखा है कि जब हमारा सर्किट चॉपर टर्न ऑन है, यानी टाइम पीरियड क्या है? 0 से टी ऑन के बीच की बात कर रहे हैं। हमने टर्न ऑन किया है चॉपर को, तब ये सर्किट आपको कैसा सिंप्लीफाई हो जाएगा? चॉपर यहाँ टर्न ऑन हो जाएगा और यहाँ डायोड ओपन सर्किट दिखेगा, क्योंकि जब चॉपर को ऑफ करते हैं, पिछले सेशन में हमने देखा है, जब चॉपर को बंद करते हैं, तब फ्रीव्हीलिंग एक्शन होता है। अदरवाइज़ जिस टाइम आप चॉपर ऑन कर रहे होंगे, वो टोटल आप देख सकते हैं लोड वोल्टेज जो है, डायरेक्टली सप्लाई कर रहा है लोड को, ठीक है? आप यहाँ पर जब भी हम इसकी बात करेंगे किसी, चाहे आप अभी बक कन्वर्टर की बात कर रहे हैं, जब हम बूस्ट कन्वर्टर की बात कर रहे होंगे, तो जब भी हमको एनालिसिस करना होगा तो हम हमेशा इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज देखेंगे और सिमिलरली कैपेसिटर के अक्रॉस करंट देखेंगे। यही चीज़ें हमें रिपल करंट निकालने में मदद करेगा, यही चीज़ें हमें रिपल वोल्टेज निकालने में मदद करेगा, यही चीज़ें हमें आउटपुट एवरेज वोल्टेज निकालने में मदद करेगा। तो हम क्या चीज़ देखेंगे सबसे पहले? वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, सिमिलरली करंट अक्रॉस द कैपेसिटर। यही मेरा एनालिसिस का मेन पर्पस है। तो जो पहला सर्किट हमने बनाया है, अगर आप वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर देखेंगे,
यहाँ प्लस माइनस है सप्लाई वोल्टेज, प्लस माइनस VL माना है इंडक्टर का वोल्टेज, सिमिलरली आउटपुट वोल्टेज भी 0। तो अगर यहाँ इस कंप्लीट सर्किट में अगर आप KVL लगाएंगे तो आपको क्या आएगा, VL की वैल्यू कुछ इस ढंग की आएगी, VS माइनस V0। आप देख सकते हैं ये सिंपल सा है रिलेशन, ठीक है। सिमिलरली जब आप करंट का रिलेशन देखेंगे तो करंट देखिए, कंडक्टर इंडक्टर में जाने वाले करंट को IL कह रहे हैं, कैपेसिटर में जाने वाले करंट को IC कह रहे हैं, और लोड में जाने वाले करंट को I0 कह रहे हैं। तो अगर हम यहाँ KCL लगाएं तो हमारा IC का इक्वेशन ये निकल सकता है, IC इक्वल टू IL माइनस I0, ठीक है। जो इंडक्टर से करंट आ रहा है वही जाकर डिवाइड हो जा रहा है, कुछ करंट कैपेसिटर को जा रहा है, कुछ करंट लोड को जा रहा है, ठीक है। तो हमने कैपेसिटेंस करंट क्या कहा, IL माइनस I0। अब जब हमने चॉपर को ऑफ कर दिया तब आप सर्किट का एनालिसिस देखिए। जब चॉपर को हमने ऑफ कर दिया है तब क्या इंडक्टर लगा हुआ, कैपेसिटर लगा हुआ है और लोड आपको दिख रहा है। अगेन अगर हम फिर लगाएंगे क्या, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर में हम इंटरेस्टेड हैं, जिसको मैं यहाँ VL2 से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो VL प्लस V0, अगेन आपने ये KVL लगाया तो हमने यहाँ पाया क्या कि जो भी आपका इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है वो आउटपुट एवरेज वोल्टेज के माइनस के बराबर है, VL2 बराबर माइनस V0। पोलैरिटी अपोजिट है, ठीक है ना, लेकिन है उसके अक्रॉस ही लगा हुआ। सिमिलरली हमने जब KCL लगाया तो हमने पाया क्या कि हमारे कैपेसिटर के क्रॉस करंट क्या है, IL माइनस I0। देखिए ये सेम सर्किट है, हमने सिर्फ L और C लगाया है यहाँ पर, ठीक है। हमने सिर्फ फिल्टर लगाया है, ये क्या है, फिल्टर है, क्योंकि ये रिपल्स को रिमूव करने का काम कर रहा है। बाकी ये स्टेप डाउन चॉपर जैसा था वैसे ही स्टेप डाउन चॉपर, ठीक है। तो ये क्या है, लो पास फिल्टर है। इसकी एनालिसिस के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब भी हम देखना चाहेंगे कोई इक्वेशन या कोई टर्म फाइंड आउट करना चाहेंगे तो उसका सिंपल तरीका यही है कि हम इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज और कैपेसिटर के क्रॉस का हम करंट निकालेंगे। तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम KVL लगाएंगे, और कैपेसिटर के क्रॉस हमको अगर करंट निकालना है तो हम क्या लगाएंगे, हम KCL लगाएंगे। और ये दोनों ही मोड में लगाएंगे, जब हम चॉपर को ऑन रखेंगे, जब चॉपर को ऑफ रखेंगे तब हम ये काम करेंगे। अब आइए देखिए आखिर हम इससे निकालते कैसे, किस ढंग से हैं। तो हमारे पास एक तरीका है वोल्ट एम्पियर सेकंड, इसी ढंग से वोल्ट सेकंड बैलेंस, इसी ढंग से हमारे पास एम्पियर सेकंड बैलेंस भी होता है। जब हम करंट का एनालिसिस करेंगे तो हम एम्पियर सेकंड बैलेंस की बात करेंगे। मैं यहाँ कंप्लीट एनालिसिस नहीं करूँगा, कुछ चीज़ें आपको हिंट्स के तौर पर बताऊँगा, लेकिन मेनली चीज़ें जो है आपको, ताकि मैं आपको दिखा दूँ कि फ़िल्टर लगाने पर आउटपुट वोल्टेज जो है आपके स्टेप डाउन चॉपर का रिलेशन चेंज नहीं हो रहा है, वो अगेन स्टेप डाउन चॉपर ही है, ठीक है। सिर्फ हमने LC फ़िल्टर वहाँ पर लगाया है ताकि रिपल्स को रिमूव किया जा सके। तो यहाँ मैं आपको आउटपुट एवरेज वोल्टेज ही निकाल कर दिखाऊँगा बेसिकली। वोल्ट एम्पियर सेकंड कहता क्या है कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज, जो एवरेज लोड सॉरी इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो 0 होगा, VLDT 0 होगा। तो VLDT का क्या मतलब है, एरिया अंडर द कर्व ऑफ VL। तो हम लोड के क्रॉस का एरिया निकालते हैं और इसको इक्वेट करते हैं 0 पे। या तो आप ग्राफ देख सकते हैं, बहुत आसानी से निकल जाएगा, या सिंपल अभी है मैंने आपको रिलेशन फाइंड आउट करके दिखाया है कि जब 0 से T ऑन तक चलते हैं तो हमारा VL का क्या आता है रिलेशन, VS माइनस V0। सिमिलरली जब T ऑफ पीरियड होता है हमारा तो VL का रिलेशन क्या आता है, माइनस V0। तो हम इसको इस ढंग से लिख सकते हैं, VL T ऑन इंटू प्लस VL2 इंटू T ऑफ। क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये चॉपर है, बिल्कुल हमारा इस ढंग का रिलेशन बनता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म बन रहा है तो हम यहाँ इंटीग्रेशन की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल स्टैंडर्ड वेव फॉर्म बन रहा है, तो हम डायरेक्टली ऐसे कर दे रहे हैं, इससे एरिया अंडर द कर्व निकल जा रहा है। टोटल एरिया अंडर द कर्व को निकाला और हमने उसको इक्वेट कर दिया किसके, 0 के। जो अगर आप एनालिसिस करके देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं आसानी से कि ये इवेंचुअली निकल कर क्या आ रहा है, आउटपुट वोल्टेज क्या है, KVS के। जो हमने पिछले सेशन में भी हमने यही फाइंड आउट किया था कि आउटपुट एवरेज वोल्टेज क्या आ रहा था हमारा, KVS के बराबर आ रहा था। क्या चीज़ है हमारा, ड्यूटी साइकिल है। तो हमने फ़िल्टर लगाने के बाद देखा क्या कि इसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा, ठीक है। परफॉर्मेंस मतलब डेल्टा IL इम्प्रूव होगा, रिपल हमारा करंट में कम होगा, रिपल इस तरह हमारे वोल्टेज में कम होंगे, हमारा आउटपुट वोल्टेज परफेक्ट DC की तरफ मूव करेगा, हमारे करंट का वेव फॉर्म इम्प्रूव होगा। लेकिन जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी ना। इसी ढंग से अगर आप RMS वैल्यू निकालें तब भी आपको ये आएगा। और जब एवरेज आउटपुट करंट की बात करें तो एवरेज आउटपुट करंट हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से निकालेंगे हम, ठीक है। सोर्स का पावर ये कहाँ जा रहा है, टोटल लोड के पावर में वेस्ट हो रहा है, तो सोर्स का VS इंटू IS, लोड का पावर क्या है, V0 इंटू I0। अगर इसको आप ऐसे करेंगे तो कुछ रिलेशन इस ढंग का निकल कर आता है, करंट का रिलेशन ये आया। और अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ट्रांसफार्मर जैसा बिहेवियर दिख रहा है, V आउटपुट सेकेंडरी वोल्टेज अगर उसको एज्यूम करके देखें तो सेकेंडरी प्राइमरी इस ढंग से निकल के आ रहा है। तो चॉपर है क्या चीज़,
ये ट्रांसफार्मर ही एक्शन तो कर रहा होता है, वोल्टेज लेवल चेंज कर रहा होता है, करंट लेवल चेंज कर रहा होता है, लेकिन डीसी सर्किट में यही है, ये चॉपर, यही आपका स्टेप डाउन चॉपर है। इसी चीज़ को अगर आप वेवफॉर्म के फॉर्म में भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। हमने इसी चीज़ को बना रखा है वोल्टेज को कि वी एस माइनस वी जीरो, जब टर्न ऑन था तो ये आपका वोल्टेज है जो आपने एनालिसिस करके निकाला भी है कि जब हम टर्न ऑन रखा है तो मेरा इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या आ रहा है, वी एस माइनस वी जीरो। इसी ढंग से जब हमने ऑफ रखा है तो हमारा इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या आ रहा है, इंडक्टर के क्रॉस क्या वोल्टेज आ रहा है, देखिए माइनस वी जीरो। तो इसी को हमने बना दिया। इसी दौरान जब आप इंडक्टर के करंट की बात करेंगे तो ये क्या है, कुछ मिनिमम करंट से कुछ मैक्सिमम, ये स्टेडी स्टेट एनालिसिस है। अगर हम स्टार्टिंग की बात करेंगे तो ये हमेशा जीरो से स्टार्ट होकर ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ होगा और फिर ये कंटिन्यूस इसी रंग से चलता रहेगा। चूंकि हम स्टेडी स्टेट एनालिसिस की बात कर रहे हैं, इसी वजह से हम इसको हमेशा आई मिनिमम से आई मैक्स की तरफ दिखा रहे हैं। आई मिनिमम का भी एक एक्सप्रेशन होता है, इसी ढंग से आई मैक्स का भी एक एक्सप्रेशन होता है। मैं कंप्लीट उसके एनालिसिस में नहीं जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि टाइम कम रहता है। इसमें कंप्लीट एनालिसिस में जाऊँगा तो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आई मैक्स माइनस आई मिन क्या होता है, हमारा रिपल करंट क्या होता है। तो अगेन अगर आप इसका एनालिसिस करना चाहें कि हम रिपल की वैल्यू कैसे निकालें, तो आप देख सकते हैं कि हम टी ऑन पीरियड में ही आई मिनिमम से कहाँ गए हैं, आई मैक्स की तरफ गए हैं। तो अगर आप सिंपल करें कि वी एल होगा क्या, वी एस माइनस वी जीरो, ठीक है। और वी एल होता किसके बराबर है, एल डी आई बाई डी टी के बराबर होता है, ठीक है। इस दौरान आप देखेंगे अगर हम इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करें, डी आई कर दें इधर, ठीक है, इसको वी एस माइनस वी जीरो, करंट हमारा कहाँ गया है, आई मिनिमम से आई मैक्सिमम की तरफ गया है। उस दौरान हमारा करंट टाइम क्या है, जीरो से टी ऑन तक गया है। अगर आप इसको एनालिसिस करेंगे तो ये चीज़ जो आई मैक्स माइनस आई मिन आएगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस ढंग का आएगा। और इसी डिफरेंस को ही तो हम कहते हैं डेल्टा आई एल, जिसे हम रिपल कहते हैं। ये मैंने आपको यहाँ दिखाया है वेव फॉर्म में, ठीक है। इसे ही रिपल कहते हैं कि मैक्सिमम। और ये जो बीच का है ये क्या है, ये एवरेज करंट है हमारा। तो हमारा एवरेज से कितना अप एंड डाउन मूवमेंट है, इसके ऊपर वाले को कहेंगे डेल्टा आई एल बाई टू, नीचे जाएंगे तो उसी को माइनस डेल्टा एल बाई टू कहेंगे। तो एवरेज के अबाउट जो राउंड उसका वेरिएशन है, यही तो रिपल है हमारा। तो मैक्सिमम और मिनिमम करंट के बीच का डिफरेंस को हम कहते हैं रिपल करंट, ठीक है। तो इसी को हम एनालिसिस करके निकालेंगे तो ये हमारे इक्वेशन की वैल्यू आती है। डिफरेंट ड्यूटी साइकिल के लिए डिफरेंट वैल्यू ऑफ रिपल आती है, लेकिन रिपल की वैल्यू मैक्सिमम होती है। इस चीज़ को याद रखेंगे, रिपल की वैल्यू मैक्सिमम होती है वी एस अपॉन फोर एफ एल। और वो किस के पर आएगा, के की वैल्यू 0.5 पर। जब ड्यूटी साइकिल बिल्कुल आपका हाफ हो, ड्यूटी साइकिल हाफ होने का क्या मतलब है, टर्न ऑन टाइम और टर्न ऑफ टाइम अगर बराबर हो जाए तभी आपकी के की वैल्यू 0.5 आएगी। उस मोमेंट पे जो हमारे पास रिपल है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसी ढंग से अगर आप देखें कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज है उसमें भी कुछ चेंजेस आते हैं, जिसको डेल्टा वी जीरो डेल्टा वी सी कह सकते हैं। उसका वैल्यू आता है डेल्टा आई एल अपॉन 8 FC, ठीक है। मैं इस चीज़ के कंप्लीट डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ, वरना मुझे कंप्लीट चीज़ को अगर एक्सप्लेन करने लगूंगा तो टाइम काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मैं उसमें ये चीज़ समझा दे रहा हूँ। ये चीज़ें मैं आपको वेव फॉर्म पिछले सेशन में ही समझा चुका हूँ, इस सेशन में भी आपको समझाया है किस ढंग से हम पहले केवीएल निकाल के हम इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। इसी ढंग से हम देखेंगे कि पहले हमारा इंडक्टर एनर्जाइज हो रहा था तो करंट राइज हुआ है टी ऑन तक। जब हमने ऑफ कर दिया तो फ्री व्हीलिंग एक्शन हो रहा है तो हमारा करंट फॉल हो रहा है। ये अगेन क्या है, कंटिन्यूअस कंडक्शन मान रहे हैं हम। कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा तो इसमें थोड़ा सा फर्क आएगा, ठीक है। क्योंकि आपके लोड पर डिपेंड करता है। अगर आपका लोड मोटर हो, डीसी मोटर, तो लोड में क्या अवेलेबल होगा, एक वोल्टेज सोर्स अवेलेबल होगा, जिसकी वजह से इस पर थोड़ा फर्क पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी आप सिंपलेस्ट केस अज्यूम करके चलिए कि हम कंटिन्यूअस कंडक्शन मान रहे हैं। लोड आप कोई सा ही माने, कंटिन्यूअस कंडक्शन के केस में उसके सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा करंट एक मिनिमम वैल्यू से एक मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जा रहा है। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच के डिफरेंस को ही क्या कहते हैं, रिपल करंट। तो हमने रिपल देखा कि वो हमारा ड्यूटी साइकिल पर डिपेंडेंट पैरामीटर है। साथ ही साथ हमने क्या देखा यहाँ पर, ड्यूटी साइकिल के अलावा ये किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, एक फ्रीक्वेंसी पर और एक इंडक्टर पे। आप देखिए जब मैं आपको ऊपर यहाँ बता रहा था, आप इसको सिंपली वी एस अपॉन फोर एफ एल ही लिखिए अभी, ठीक है, मैक्सिमम मान लीजिए आप। जब मैं इंडक्टर की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, मेरे रिपल्स की वैल्यू कम होगी।
सिमिलरली मैं अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, ये अगेन कम होगी इसकी वैल्यू। तो हमारे पास रिपल्स को कम करने का तरीका क्या है, इंडक्टर की वैल्यू बढ़ा दीजिए, इंडक्टेंस बढ़ा दीजिए, और साथ ही साथ हमारी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दीजिए। लेकिन इंडक्टर क्या एक बल्कि एलिमेंट होता है, तो हम इंडक्टर की वैल्यू एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। सर्किट को भी कॉम्पैक्ट बनाना होता है, सर्किट बल्कि हो जाएगा। इसी वजह से करते क्या हैं, जो ऑपरेशन है हमारा, चॉपर फ्रीक्वेंसी है, उसको हम बहुत बढ़ा देते हैं, काफ़ी फास्ट ऑपरेशन करेंगे। तो जो हमारे पास फास्ट ऑपरेशन की वजह से जो सबसे सूटेबल स्विच है, वो है हमारा पावर मॉसफेट। ठीक है, इसी वजह से चॉपर में आइडियली जो हम वोल्टेज जो स्विच इस्तेमाल करते हैं वो पावर मॉसफेट ही इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज़्यादा पावर मॉसफेट का ही इस्तेमाल करते हैं। ये हरगिज़ नहीं है कि दूसरा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मैं आपको यहाँ रिलेशन के फॉर्म में बता रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपका क्या है, रिपल इन द करंट कम होगा। तो हम रिपल इन द करंट कम चाहेंगे ना, हम तो हर चीज़ कांस्टेंट चाह रहे हैं, डीसी आउटपुट वोल्टेज आए, डीसी आउटपुट करंट आए, सब चीज़ बिल्कुल फ्लैट आए, लेकिन रिपल्स आएंगे। तो उस रिपल्स को मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, या तो इंडक्टर की वैल्यू को बढ़ाएं या हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं। तो इंडक्टर चूंकि बल्कि एलिमेंट होता है तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, उसकी अपनी लिमिट है रिएक्टर के बढ़ाने की। तो करेंगे क्या, हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। जैसी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की बात आई तो उसके हिसाब से चॉपिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, मतलब उस हिसाब से स्विच होना चाहिए। इसी वजह से हम किसको प्रेफर करते हैं, हमेशा पावर मॉसफेट को इस्तेमाल किया जाता है, पावर मॉसफेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसी ढंग से अगर आप एक्सप्रेशन देखेंगे आउटपुट वोल्टेज में, या मैंने जो कैपेसिटेंस के क्रॉस दिखा रखा है, चेंजेस, ठीक है, रिपल इन द आउटपुट वोल्टेज, चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज, तो ये किस पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है, ये अगेन एफ पर डिपेंड कर रहा है और ये सी पर डिपेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा आप कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे क्या होगा, वोल्टेज की वैल्यू गिरेगी ना, डेल्टा वी की वैल्यू। उसी ढंग से जितना फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डेल्टा वी की वैल्यू गिरेगी ना। इसी वजह से हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन किया जाता है हमेशा चॉपर में, 200 किलो हर्ट्ज तक जाते हैं। ठीक है, 50 किलो हर्ट्ज, 100 किलो हर्ट्ज, 200 किलो हर्ट्ज, तो उसके लिए सबसे सुटेबल क्या है, पावर मॉसफेट है आपका। तो मुझे मेनली आपको यही चीज़ें बतानी थी, लेकिन कुछ चीज़ें और भी है, जैसे फोरियर एनालिसिस है, कि फोरियर एनालिसिस करेंगे हम, उसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं ताकि हम उसके एक्सप्रेशन के बेसिस पे समझ सकें, क्योंकि मैंने डिफरेंट आपको पैरामीटर से अवेयर कराया था, उसका क्या है, जैसे फॉर्म फैक्टर क्या है, वोल्टेज रिपल फैक्टर पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आपको वहाँ से भी चीज़ें दिखेंगी कि हम करते क्या हैं। तो अगर हम देखें फोरियर एनालिसिस को, ठीक है, फोरियर सीरीज अगर हम लिखें, आपका स्टेप डाउन चॉपर ही की बात कर रहा हूँ अब तक मैं, तो आउटपुट वोल्टेज क्या आता है, के वी एस 2 वी एस अपॉन एन पाई साइन एन पाई के इंटू साइन एन ओमेगा टी प्लस फाई एन। ये आप देख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन से क्लियर है कि ये क्या चीज़ है, सिर्फ डीसी वोल्टेज है। और ये जो एसी के डिफरेंट हार्मोनिक्स है, यही आपको दिखा रहा होगा, जैसे जैसे आप एन की वैल्यू चेंज करते रहेंगे, डिफरेंट हार्मोनिक्स को आप देख सकते हैं। तो अगर हम टिपिकल एक हार्मोनिक्स की बात करें तो क्या कहेंगे इसको, साइन एन पाई के साइन एन ओमेगा टी प्लस फाई एन। अगर हमें इसको जीरो करना है, क्योंकि हम चाह क्या रहे हैं कि हार्मोनिक्स हमारा खत्म कर दें, अगर हमको इसको जीरो करना है तो क्या करेंगे, जीरो करने के लिए हमारे पास सिंपल ये रिलेशन एक आपको दिखता है, अगर इसकी वैल्यू को हम जीरो कर दें तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसकी वैल्यू को जीरो करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, देखिए तो साइन एन पाई के एन इंटू के होना क्या चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, एम के बराबर लिख दें, क्योंकि हम जानते हैं साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है, साइन 2 पाई की वैल्यू जीरो होती है, सिमिलरली 3 पाई की वैल्यू भी करेंगे तो जीरो हो जाएगी, 4 पाई की वैल्यू करेंगे तो जीरो। तो साइन का जो अगर पाई का इंटीग्रल मल्टीपल करते जाएं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी। साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है, जानते हैं हम सभी, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 200, ये सब हम सब जानते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हमें देखना है। तो हमने क्या किया कि एन के को एम से रिप्लेस कर दिया, एम क्या है, सिंपली एक इंटीजर है, 1 2 3 सो ऑन। तो अगर हमें मान लीजिए कि nth हार्मोनिक को रिमूव करना है, nth हार्मोनिक को, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली 1/n या 2/n या 3/n, यही ना होगी। इसी ढंग से अगर आपको थर्ड हार्मोनिक रिमूव करना है तो n की जगह पर क्या डाल देंगे, 3। फिफ्थ हार्मोनिक रिमूव करना है तो क्या करेंगे, n की जगह पर फिफ्थ, इस ढंग से डालेंगे। तो ये फोरियर एनालिसिस से हमें ये भी समझ में आता है कि हमारा ड्यूटी साइकिल किस ढंग से चेंज होना चाहिए। ठीक है, एक और टर्म मैंने आपको कन्वर्टर पढ़ाते वक्त पढ़ाया था, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या बताया था, वी ओ आर अपॉन वी जीरो। अगर आप वी ओ आर देखेंगे तो हमने आपको बताया रूट के वी एस होता है,
ठीक है। और ये बताया था KVS होता है, आप ये 1/√k आएगा। आप यहाँ अगेन देख सकते हैं कि फॉर्म फैक्टर के बेसिस पे हम फिर क्या निकालते थे, वोल्टेज रिपल फैक्टर। यहाँ से आपको चीजें क्लियर दिखेंगी। ये क्या आएगा, तो जिस ढंग से अगर आप कंटिन्यूअस इसको बढ़ाते जाएं के ड्यूटी रेशियो ड्यूटी साइकिल को, तो आपके क्या वोल्टेज रिपल फैक्टर्स की वैल्यू कम होगी ना। यानी आप के को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपका वोल्टेज रिपल फैक्टर की वैल्यू कम होगी। वोल्टेज रिपल फैक्टर आपको दिखा क्या हो रहा होता था, हार्मोनिक्स को ना, तो हार्मोनिक्स आपकी कम होगी। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में इंट्रोड्यूस ज़रूर होता है, लेकिन हमेशा उसके साथ मीन्स होता है कि हम उसको कंट्रोल कर सकें। सिंपलेस्ट है कि कई ढंग के फिल्टर लगाते हैं यहाँ, लेकिन कई बार एक्सप्रेशन से, जैसे इस एक्सप्रेशन से आप देख सकते हैं कि हमको जो हार्मोनिक रिमूव करना है हम उस हिसाब से ड्यूटी साइकिल को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगेन ड्यूटी साइकिल आपके आउटपुट वोल्टेज को भी वेरी करता है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। तो हमेशा इस चीज़ का ट्रेड ऑफ हमें करना पड़ता है कि क्या चीज़ प्रायोरिटी है हमारी। ठीक है, हम हार्मोनिक्स के साथ चल सकते हैं या हार्मोनिक्स को रिमूव करना हमारे लिए एकदम एसेंशियल है, तो हम उस हिसाब से ड्यूटी साइकिल चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ रिलेशनशिप आप क्लियर कर देख सकते हैं कि ड्यूटी साइकिल को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे आपके रिपल्स कम होंगे। क्यों, ड्यूटी साइकिल बढ़ाने का क्या मतलब है, आप टर्न ऑन टाइम को बढ़ाएंगे, तो टर्न ऑन टाइम जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना कम आपने ऑफ रखा ना, तो उतना कांस्टेंट वोल्टेज आएगा ना। आप सिंपल देखते जाइए, ये हमारा डीसी आउटपुट वोल्टेज है, हमने ऑन किया तो इतने देर तक, ऑफ किया तब नहीं ये आया। अगर हम ऑफ ही नहीं करें कंटिन्यूस चलें तो क्या है, परफेक्ट है हमारे पास सिचुएशन। ठीक है, तो के की वैल्यू को जितना ज़्यादा बढ़ाएं हमारा रिपल फैक्टर उतना ही कम होता जाएगा, उसी हिसाब से हमारा हार्मोनिक्स उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि यही है हमारे पास जो हमने स्टेप डाउन चॉपर में पढ़ना था। स्टेप डाउन चॉपर का सबसे सिंपलेस्ट सर्किट मैंने पिछले सेशन में डिस्कस कर लिया था। आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ मैंने उसमें एलसी फिल्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया है। इंडक्टर क्या कर रहा है, रिपल करंट को कम कर रहा है वोल्टेज, और कैपेसिटर क्या कर रहा है, आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट कर रहा है, डीसी आउटपुट वोल्टेज देने की कोशिश कर रहा है। तो हमने बताया कि हम दोनों ही कंडीशन में सर्किट हमने बना लिया, टर्न ऑन टाइम में और टर्न ऑफ टाइम में। वहां किया कि हमने इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज और कैपेसिटर के क्रॉस करंट देख लिया। कैपेसिटर के क्रॉस करंट का हमने एनालिसिस नहीं बताया है आपको, ठीक है, टाइम बाउंडेशन की वजह से। लेकिन इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज हमने देखा, तो फर्स्ट सिचुएशन में हमने पाया कि ये वी एस माइनस वी नॉट आ रहा है, और सेकंड कंडीशन में हमारा ये माइनस वी नॉट के बराबर आ रहा है। हमने आपको बताया कि वोल्ट सेकंड बैलेंस टेक्निक के जरिए हम जान रहे हैं कि आउटपुट एवरेज वोल्टेज जो हमारा वोल्टेज आ रहा है इंडक्टर के क्रॉस, वो जीरो होना चाहिए। तो उस ढंग से हमने निकाला, तो हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू निकल कर आ गई। आपको आरएमएस वोल्टेज निकालना आता है कि किस ढंग से निकाल सकते हैं, आप वेव फॉर्म के जरिए आसानी से निकाल सकते हैं। एवरेज आउटपुट करंट क्या किया हमने, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाया, जितना इनपुट में एनर्जी दिया है उतना ही आउटपुट में एनर्जी वेस्ट हो रहा होगा। एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाने के बाद हमारे पास एक करंट का भी रिलेशन आ गया। ठीक है, तो हमने देखा कि सोर्स करंट और आउटपुट करंट, सोर्स वोल्टेज और इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का रिलेशन देखने पे ये जैसा लग रहा है कि एक ट्रांसफार्मर जैसा बिहेवियर है। ठीक है, सिंपली यहाँ स्टेप डाउन चॉपर का रिलेशन हमको कंप्लीट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज में, और सिमिलरली आउटपुट करंट और सोर्स करंट में हमारा निकल कर आ जाता है। इस ढंग से हमने एक्सप्रेशन देखा, और एक्सप्रेशन से फिर हमने निकाला कि हमारा डेल्टा आई एल रिपल करंट की वैल्यू क्या होगी, और इसी ढंग से चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, जिसको डेल्टा वी सी डेल्टा वी नॉट से रिप्रेजेंट किया। तो उस एक्सप्रेशन निकालने के बाद हमने देखा कि ये दोनों ही डिपेंडेंट हैं, इंडक्टर की वैल्यू पे, कैपेसिटर की वैल्यू पे और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पे। जब हमें करंट की वैल्यू को मिनिमाइज करना हो, रिपल करंट की वैल्यू को, तो हम इंडक्टर की वैल्यू बढ़ाएं और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बढ़ाएं। क्योंकि इंडक्टर एक बल्कि एलिमेंट है, तो उसकी वैल्यू को हद से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसी वजह से हम जाते हैं किस ऑप्शन पे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे। जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की बात करते हैं तो हमारे पास मोस्ट सुटेबल डिवाइस क्या दिखता है, पावर मॉसफेट। सिमिलरली जब हम आउटपुट वोल्टेज के चेंज की बात करेंगे तो वहां पर भी हमने एक्सप्रेशन क्या पाया, कैपेसिटर और फ्रीक्वेंसी बढ़ाना। तो कैपेसिटर का भी इसी ढंग से लिमिटेशन है, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया। तो इस ढंग से हमने देखा कि हमारा एक अच्छा ऑपरेशन दिख रहा है विद द हेल्प ऑफ फिल्टर, कि हम रिपल्स को भी कम कर पा रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज भी हम अपना कांस्टेंट कर पा रहे हैं। लेकिन इसका बिहेवियर अगेन है क्या, स्टेप डाउन चॉपर ही, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ फिल्टर इंट्रोड्यूस किया है, स्टेप डाउन चॉपर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया, और उसके ऑपरेशन में कोई भी तब्दीली नहीं है। अब इस बात को समझने में आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए।